हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 बेटों वाली विधवा कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले इस कहानी के पात्र को देखते हैं। पात्र में है पंडित अयोध्यानाथ, फूलमती, कुमुद, कांतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ, मुरारी पंडित, पंडित दीनदयाल। ये देखते हैं इस कहानी के कथावस्तु को। बेटों वाली विधवा का पहला प्रकाशन हिंदी की मासिक पत्रिका चांद में सन 1932 के नवंबर माह में हुआ था। यह कहानी बदनसीब माँ नाम से उर्दू कहानी संग्रह वारदात में संकलित व प्रकाशित है। अमृत राय द्वारा संपादित मानसरोवर के पहले भाग में संग्रहित यह कहानी भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की नारी की व्यवस्था व नियति का मार्मिक चित्रण करती है। इस कहानी में पंडित अयोध्यानाथ के निधन के बाद उनकी विधवा फूलमती उनके 3 विवाहित पुत्रों क्रमशः कामतानाथ, उमानाथ और दयानाथ, एक अविवाहित पुत्र सीतानाथ तथा एक अविवाहित पुत्री कुमुद के आपसी संबंधों में आए बदलावों को बड़ी कुशलता व मार्मिक तरीके से चित्रित किया गया है। पिता की मृत्यु के साथ ही बेटे संपत्ति, बाग बगीचे और धन के पीछे स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। बेटों ही नहीं, बहुओं के चरित्र में भी एकाएक बदलाव से फूलमती स्तब्ध रह जाती है। माँ की अवज्ञा के कारण 13वीं में परिवार की छीछालेदर व थू-थू होती है। कामतानाथ, उमानाथ और दयानाथ तथा उनकी पत्नियां मिलकर सीतानाथ को भी अपने जैसा स्वार्थी और मक्कार बना लेते हैं तथा छल कपट से फूलमती के गहने हथिया लेते हैं। दहेज बचाने के लोभ से मृत पिता द्वारा नियत परिवार में कुमुद का रिश्ता ना करके माँ की इच्छा के विरुद्ध चारों लड़के अपनी एकमात्र बहन को एक अधेड़ के साथ धकेल देते हैं। फूलमती परिवार की इज्जत बचाने के लिए बेटे बहुओं के सभी अत्याचारों को सहती जाती है और एक नौकरानी की तरह जीवन यापन के लिए विवश हो जाती है। एक दिन जब वह बढ़ी हुई गंगा से पानी लेने जाती है तो पैर फिसलने के कारण गंगा में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार कहानी का त्रासद अंत होता है। पुरुष प्रधान समाज में पति विहीन नारी की दुर्दशा का सजीव चित्रण करती यह कहानी धर्म, अधर्म और मनु के नियमों के वर्णन के माध्यम से बड़ी मार्मिक बन पड़ी है और जब तक दुनिया में झूठ, फरेब, छल, छदम एवं स्वार्थ पड़ता रहेगी यह कहानी प्रासंगिक बनी रहेगी। आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। चारों बहुएं एक से एक बटकर आज्ञाकारिणी जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। अगली पंक्ति। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर इस साल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊंगा विवाह का नाम भी ना लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। अगली पंक्ति। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम ना था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। अगली पंक्ति। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से, मैं बीमार ना पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। अगली पंक्ति। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज शाम के कूल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल फुनगियां पानी के ऊपर रह रही थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भर और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। अगली पंक्ति।
हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। अगली पंक्ति, पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला, वही आज उसके हृदय पर आघात कर रहे हैं। अगली पंक्ति, उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ, दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ, सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामतानाथ टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। अगली पंक्ति, किसी लड़के में वह दुर्व्यसन या छलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है। फूलमती घर की मालकिन थी, गोप की कुंजियों बढ़िया बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। अगली पंक्ति, किनारे पर 2-4 पड़े चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती लहरों में जिन्हें देखकर ही हृदय कांप उठता था। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। अगली पंक्ति, उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। फूलमती ने तड़प कर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराज मनु ने, और किसने? अगली पंक्ति, संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निस्तब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर क्षुब्ध हो रहा हो। अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था। अगली पंक्ति, शरद का प्रभाव डरता डरता उषा की गोद से निकला, जैसे कोई कैदी छिपकर जेल से भाग आया हो। अगली पंक्ति, आज से फूलमती का यह नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता रहता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी। जहाँ बिजली जलती थी, वहाँ अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफ़ी है। अगली पंक्ति, लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा हुआ कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत करती हैं। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद ना करूँगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस ना होता। अगली पंक्ति, आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेघ ना की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती?